दो दुनिया का वारिस, अनकही कथा, भाग 1। साइंस फिक्शन स्टोरी। अध्याय 9। गहरी चाल। नाडुस का चंद्रमा अनेकों दुर्लभ खनिजों का भंडार था। अनेक खादान और खादानों में कार्य करते रोबोट, ड्रॉइड्स और दैत्यकार मशीनें उस चंद्रमा के स्थायी वासी थे। वहां पर जौर साम्राज्य की अलग अलग कंपनीज को खुदाई करने का लाइसेंस मिला हुआ था, और वहां अधिकतर या तो खादानों में कार्यरत रोबोट और मशीन या फिर स्पेसशिप जो माल की आवाजाही में लगे थे, वो ही देखने को मिलते थे। नाडुस के इस चंद्रमा पर इसलिए कोई भी जीवित प्राणी नहीं दिखता था, परंतु आज वहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति ने कदम रखा था। सुर प्लैनेट की निर्वाचित गवर्नर और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस शिनी वहां पर आई थी। इस बेजान उजाड़ सुनसान भूमि पर सुर के सबसे ताकतवर और महत्वपूर्ण व्यक्ति का आना इंगित करता था कि कोई बहुत ही बड़ा कार्य अंजाम दिया जाने वाला था। शिनी एक बहुत आधुनिक स्पेस सूट में एक सेफ हाउस में फ्रीमी का इंतजार कर रही थी। शिनी को समझ नहीं आया कि फ्रीमी ने उसे इस उजाड़ बेजान जगह क्यों बुलाया है। तभी एक रोबोट शिनी की तरफ बढ़ा और बहुत ही विनम्रता से बोला, शिनी मैडम, मैं फ्रीमी हूं। शिनी के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। फ्रीमी के पास इतनी टेक्नोलॉजी थी कि वो किसी गोपनीय जगह बैठकर एक रोबोट के जरिए शिनी से बात कर सकता था। तो उसने शिनी को इस उजाड़ चंद्रमा पर क्यों बुलाया? फ्रीमी रोबोट के जरिए बोला, शिनी मैडम, मैं एक बहुत ही अनुभवी हैकर हूं। मैं किसी भी रोबोट या कंप्यूटर सिस्टम को आसानी से हैक कर सकता हूं। ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। आपको मैंने यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि सुर, जो आपका गढ़ है, वहां भी रॉल्फ के बहुत से जासूस हैं। शिनी आश्चर्यचकित रह गई। उसे समझ आ गया था कि ये टेररिस्ट फ्रीमी कोई बहुत ही खतरनाक इरादा रखने वाला कुटिल और चालाक व्यक्ति है। इसका यदि सही उपयोग किया जाए तो ये बहुत काम आ सकता है। वो बोली, तुम जानते हो फ्रीमी, तुम्हें भी नाडुस के लोगों को आजादी दिलानी है और मुझे भी जौर के लोगों का भला करना है। अ, शिनी मैडम। फ्रीमी ने रोबोट के जरिए शिनी की बात को बीच में ही काटते हुए बोला, यदि हम एक दूसरे से सच बोलें तो ज्यादा फायदा होगा। शिनी सकपका गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। ये फ्रीमी टेररिस्ट तो कुछ ज्यादा ही सियाना बन रहा था। फ्रीमी उस रोबोट के जरिए बोला, मुझे नाडुस की आजादी नहीं, अपने आप को एक स्वतंत्र ग्रह का प्रधान देखना है। मेरी अपनी सेना, मेरा अपना साम्राज्य, जो कि क्रूर जौर के अधीन नहीं हो, और आपको जौर का सुप्रीम कमांडर का चुनाव जीतना है, जो अब केवल 55 वर्ष दूर है। शिनी फ्रीमी की इतनी सच्ची और स्वच्छंद बातों से विस्मित हो गई। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने जगत सेठ को ये मीटिंग करने के लिए बहुत भारी रकम दी थी, परंतु अब शिनी को खुद को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस टेररिस्ट का फायदा उठाए। शिनी को लगा कि बेहतर है उस टेररिस्ट से ही पूछा जाए कि उसका इरादा क्या है। शिनी बोली, तो फिर आगे का क्या प्लान है? प्लान सिंपल है। मैं जौर पर आक्रमण करूंगा और रॉल्फ को बता दूंगा कि वो कितना कमजोर है। तुम इस बात का चुनावी मुद्दा उठाना कि रॉल्फ कैसा शासक है जो जौर को टेररिस्ट आक्रमण से भी नहीं बचा पा रहा। शिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस चंद्रमा पर उसे ऐसा लगा जैसे अचानक से ही सुर ग्रह जितना गुरुत्वाकर्षण आ गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। ये टेररिस्ट बिल्कुल पागल है या वो कोई सपना देख रही है। उसने गंभीर होकर बोला, तुम पागल तो नहीं हो? जौर कोई नार्डुस की तरह नथिंग प्लेनेट नहीं है। वो अजय सेना का मुख्यालय है। वो तुम मुझ पर छोड़ दो शिनी मैडम।
मुझे पता है मैं क्या क्या कर सकता हूँ। शिनी घबरा गई। उसने इतना दिलेर या पागल व्यक्ति जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। कौन था ये फ्रीमी? शिनी ने अपने आप को संभाला और बोला, परंतु यदि जौर पर हमला भी हो गया तो जौर का गवर्नर और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस तो डेल है। ये रॉल्फ के साथ साथ डेल को भी राजनीतिक नुकसान पहुंचा सकता है। डेल तो हमारी पार्टी का आदमी है, रॉल्फ का विरोधी और मेरा सहयोगी। तुम बहुत ही भोली हो शिनी मैडम। शिनी को कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर तक शांति रही और शिनी को पहली बार आसपास हो रही खुदाई का एहसास हुआ। उस चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं था, इसलिए शिनी को मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि आसपास बहुत ही दैत्यकार और जटिल मशीनों से बहुत बड़ी खुदाई का काम चल रहा है। सेफ हाउस उस बेजान उजाड़ जगह पर वैसा ही था जैसे किसी रेगिस्तान में कोई ओएसिस। उस शांति को फ्रीमी की आवाज ने भंग किया जो उस सेफ हाउस में गूंज रही थी। माना कि डेल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, परंतु आपको ये बोलना है कि रॉल्फ ने नाडुस पर क्या किया? एक टेररिस्ट को नहीं पकड़ सका जो अब जौर पर हमला कर रहा है। डेल को भी यदि नुकसान होता है तो आपके लिए तो अच्छा ही है, आपका एक और विरोधी कम हो जाएगा। वरना मैं तो रॉल्फ को बर्बाद करूंगा ही। हो सकता है डेल फायदा उठा ले और वो सुप्रीम कमांडर बन जाए। शिनी कंफ्यूज हो गई थी, परंतु मन ही मन कुछ सोच कर बोली, मैं तुमसे सहमत हूं, मुझे अपना फायदा देखना चाहिए। तुम जौर पर हमला कर दो। बहुत अच्छे मैडम, मुझे लगा ही था आप मुझे जौर पर हमला करने की इजाजत दे ही देंगी। फ्रीमी का तल्खी भरा व्यंग शिनी को समझ आ गया था। वो बोली, क्या कीमत चाहते हो? आप बहुत समझदार हैं, इसलिए आपको डिस्काउंट, मात्र 10 करोड़ टिक। 10 करोड़ टिक? पागल हो गए हो तुम? जौर पर हमला सस्ता कैसे हो सकता है मैडम? 10 करोड़ टिक सूर्य ग्रह की सालाना इनकम का 50% है। तुम समझ रहे हो कितनी बड़ी रकम है? शिनी बहुत ही गुस्सेल स्वर में बोली। शिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ फंस गई थी। वो खुद भी कंफ्यूज थी। एक तरफ उसे लग रहा था कि यदि फ्रीमी जौर प्लैनेट पर हमला करने में कामयाब हो गया तो उसको चुनाव में बहुत ही फायदा मिलेगा। वो रॉल्फ को एक असफल सुप्रीम कमांडर साबित कर सकती है जिसने बड़े बड़े वादे किए थे मर्गल को हराने के, परंतु वो जौर की रक्षा एक टेररिस्ट से भी नहीं कर पाया। और यदि इन सब में डेल को भी नुकसान होता है तो शिनी के लिए तो अच्छा ही है। शिनी को वो पथ अब साफ साफ दिख रहा था जिस पर चलकर वो जौर साम्राज्य की सुप्रीम कमांडर बन सकती थी। इस टेररिस्ट ने नाडुस की अजय सेना पर इतनी आसानी से हमला करके साबित कर दिया था कि वो अजय सेना को चुनौती दे सकता है। जौर पर हमला वास्तव में रॉल्फ को बहुत कमजोर लीडर साबित कर देगा और शिनी इसका फायदा उठा सकती थी। ये थे जौर साम्राज्य के महान नेता जो अपने ही मदर प्लेनेट पर हमला करने से बाज नहीं आ रहे थे। वो इतने स्वार्थी थे कि उनको सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ दिख रहा था, चाहे फिर उसके लिए एक टेररिस्ट से जो मदर प्लेनेट जौर पर ही हमला करने का प्लान बना रहा था, दोस्ती करने को राजी थे। घिनौनी राजनीति अपने चरम शीर्ष पर थी। शिनी सोच रही थी कि हो सकता है जौर पर हमले से डेल को भी राजनीतिक नुकसान हो और उसको फायदा पहुंच जाए। ये सौदा शिनी को बहुत ही ज्यादा आकर्षित कर रहा था, परंतु फिर भी 10 करोड़ टिक उसे इसके लिए बहुत ज्यादा लग रहे थे। बहुत देर तक कोई उत्तर न आने पर फ्रीमी बोला, मैं आपकी खामोशी को समझ गया, मैं डेल से बात कर लेता हूं। क्या? डेल से क्या बात करोगे? डेल के साथ मिलकर कुछ और प्लान बना लूंगा। आपके साथ समय व्यर्थ करने से क्या फायदा है मैडम? रोबोट कम्युनिकेशन काटने ही वाला था कि शिनी बोली, नहीं नहीं रुको, मैं तुम्हें 10 करोड़ सिक्योर ट्रांसफर कर रही हूं। जौर पर हमला कब होगा? टिक ट्रांसफर के 1 साल में।
रोबोट ने कनेक्शन काट दिया। शिनी को सुरक्षित उस सेफ हाउस से वो रोबोट एक स्पेसशिप तक ले गया और शिनी वापस सुर प्लेनेट पहुंच गई। उसे 10 करोड़ टिक का इंतजाम करना था। रॉल्फ अपने कैबिन में बैठा था जब उसके रोबोट असिस्टेंट को एक सिक्योर कॉल आई। रॉल्फ को पता था कि ये कॉल किसकी है। उसने एक मानसिक संदेश भेजा और उसके रोबोट असिस्टेंट ने कॉल कनेक्ट कर दिया। इससे पहले सामने वाला कुछ बोलता, रॉल्फ बोला, शिनी मान गई? हाँ सर। अच्छी बात है। और जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, तुमने उसे अच्छे से लूट लिया होगा। हाँ हाँ। सामने वाला धीरे से हंसा और फिर बोला, अब आपका आदेश मैं कैसे जुटला सकता था? मैंने कब बोला कि शिनी को लूट लो? वैसे अच्छा ही किया। अब क्या सच में ज़ौर पर हमला करना है? बिल्कुल, रॉल्फ सामान्य रूप से बोला। परंतु क्या आप? सामने वाला थोड़ा हिचकिचाया। फ्री मी, रॉल्फ चिल्लाया और आगे बोला, तुमको मैंने X141 की कैद से इसलिए नहीं छुड़ाया था कि तुम मेरे से ही प्रश्न करो। जितना बोला है बस उतना ही करो। ठीक है सर, फ्रीमी थोड़े घबराए स्वर में बोला। काट तेजी से अपना सफर पूरा कर रही थी, परंतु उससे भी तेज गति से धर्मा के मन में उथल पुथल हो रही थी। उसने बीच में ही बोला, रॉल्फ खुद ही फ्रीमी को सपोर्ट कर रहा था। हाँ धर्मा, परंतु इससे तो रॉल्फ अपने आप को ही कमजोर कर रहा है। वो चुनाव कैसे जीतेगा? धर्मा, रॉल्फ एक बहुत ही शातिर खिलाड़ी था। ये सब उसके एक बहुत ही जटिल प्लान का हिस्सा था। धर्मा को कुछ समझ नहीं आया। वास्तव में रॉल्फ एक अत्यधिक कुटिल व्यक्ति था, परंतु इस फ्रीमे के जरिए नाडुस में खुद की ही अजय सेना को मरवाकर और अब ज़ौर पर हमला करवाकर रॉल्फ क्या मकसद हासिल करना चाहता है? धर्मा को ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही थी। उसने बोला, ठीक है, आप आगे बताइए। फ्रीमी ने किसी गुप्त स्थान से सिक्योर कॉल किया था और फ्रीमी को रॉल्फ भी ट्रेस नहीं कर सकता था। वो एक बहुत ही प्रशिक्षित और प्रतिभावान हैकर था, परंतु रॉल्फ की जितनी दूरंदेशी और कुटिल राजनीतिक समझ उसके पास नहीं थी। फ्रीमी बोला, मुझे अब ज़ौर पर हमला करना होगा। हाँ, तुम आइविश प्लैनेट चले जाओ। वहां तुम्हें क्रूसेडर नामक जहाज और बहुत सा आधुनिक हथियार और सामान मिल जाएगा। ज़ौर पर हमला जोरदार होना चाहिए। रॉल्फ ने कनेक्शन काट दिया। धर्मा ने उत्सुकता से पूछा, क्या रॉल्फ एक बहुत बड़ा जोखिम नहीं ले रहा था? धर्मा, वो जोखिम तो ले रहा था, परंतु यदि वो अगला चुनाव नहीं जीतता तो इरिट्रिया को जीत कर भी कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों? धर्मा ने असमंजस भरे स्वर में पूछा। क्योंकि इरिट्रिया के अंतिम से फटल स्पेसशिप बनाकर मर्कल को हराने का ख्याल बाकी किसी सुप्रीम कमांडर को नहीं आया था और ना ही उनको इससे फर्क पड़ता था। तो आप ये कह रही हैं कि मर्कल के शय पर शासन से बाकी किसी को भी दिक्कत नहीं थी? धर्मा, ये सब राजनीति है। सब लोगों को अपना स्वार्थ देखना था। ज़ौर एक 409 ग्रहों जितना विशाल साम्राज्य था। उसका सुप्रीम कमांडर बहुत पावरफुल था। अब यदि किसी एक चंद्रमा पर मर्कल और मिलांज रहते भी हैं, तो इसका सुप्रीम कमांडर या ज़ौर के निवासियों पर इतना कोई खास प्रभाव नहीं होता था। तो रॉल्फ ने सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए इतना क्रूर खेल खेला? धर्मा, यदि रॉल्फ इरिट्रिया को जीतकर मर्कल को ज़ौर से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता, तो वो कॉन्ताना से भी बड़ा राजनेता और लीडर बनकर उभरता। समझ गया। रॉल्फ को चुनाव सिर्फ इसलिए जीतना था ताकि जब जैसन इरिट्रिया जीतकर वापस आए, तो वो मर्गल से युद्ध कर उन्हें ज़ौर से बाहर खदेड़ दे और ज़ौर के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाए,
तारा ने आगे कहा। इसलिए रॉल्फ ने ये प्लान बनाया ताकि कोई उस पर शक भी ना करे और उसका काम भी हो जाए। रॉल्फ ने जब उस सभा में प्लान बनाया था कि उसे 60 वर्ष बाद चुनाव जीतना है, तो उसने एक कैदी को, जो बहुत बड़ा हैकर था, उसे जेल से आजाद करवाया और फ्रीमी बनाया। धर्मा बोला, वो ही मीटिंग जिसमें रॉल्फ ने निकाटोर को मरवा दिया था? हाँ, अब रॉल्फ फ्रीमी के जरिए ये खेल खेल रहा था। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। आप आगे बताओ, देखते हैं। धर्मा को कुछ संशय हो रहा था, परंतु उसने कुछ भी नहीं कहा। तारा खुश हो रही थी। धर्मा वास्तव में बहुत स्मार्ट था। तारा ने आगे बताया, फ्रीमी आइविश पहुंच गया। आइविश प्लेनेट रॉल्फ का गढ़ था। रॉल्फ वहां से हर बार चुनाव जीतता था। रॉल्फ की इजाजत के बिना आइविश में पत्ता भी नहीं हिलता था। रॉल्फ की साइंटिफिक लेबोरेटरी आइविश पर ही थी। रॉल्फ ने बहुत से तेज स्पेसशिप और खतरनाक हथियार बनाए थे। राजनीति में आने से पहले रॉल्फ एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, जो इन हथियारों और स्पेसशिप को बेचकर बहुत अमीर बन चुका था। फ्रीमी को कई क्रूसेडर स्पेसशिप और बहुत से हथियार मिल गए थे और फ्रीमी अब ज़ोर पर हमला करने को तैयार था। धर्मा बोला, क्या शिनी ने पैसे ट्रांसफर कर दिए थे? हाँ धर्मा, शिनी ने गबन किया और फाइनेंशियल एंट्रीज में गड़बड़ करके 10 करोड़ टिक फ्रीमी को ट्रांसफर कर दिए थे। उसे यकीन था कि फ्रीमी ज़ोर पर हमला कर देगा और वो रॉल्फ को गवर्निंग काउंसिल के सामने नीचा दिखा पाएगी और रॉल्फ को चुनाव हारकर सुप्रीम कमांडर बन जाएगी। परंतु ये इतना आसान नहीं होने वाला था। हाँ धर्मा, रॉल्फ बहुत ऊंची चीज था। शिनी और डेल जैसे नौसिखिए उसे नहीं हरा सकते थे। ठीक है, आप आगे की कहानी बताइए। नडाल, ज़ोर का सबसे प्रगतिशील शहर। दौड़ती भागती जिंदगी, जो ना सुबह देखती थी, ना शाम, ना दिन और ना ही रात। बस यहां से वहां भागते हजारों लाखों लोग, अलग अलग प्रजातियों के अलग अलग ग्रहों से आए लोग, जो नडाल को एक मेगा गैलेक्टिक शहर बनाती थी। एक सेंसस के मुताबिक नडाल पर तकरीबन 25 मिलियन लोग निवास करते थे और तकरीबन 2 मिलियन लोग रोज अनेकों स्थानों और ग्रहों से आया जाया करते थे। एक ऐसा शहर जो पूरे ज़ोर साम्राज्य का सबसे बेहतरीन और विकसित शहर माना जाता था। ये एक सपनों का शहर था और कोई भी इस शहर में आकर निराश नहीं लौटता था। यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ था, इसलिए इस शहर में हर समय चहल पहल रहती थी। ये शहर कभी नहीं सोता था और आज का दिन भी रोजमर्रा की तरह बहुत ही बिजी था। लोग यहाँ वहां अपने को बिम कर रहे थे। जो बिम करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो उड़ने वाली कारों में या तेज चलने वाली ट्रेनों में यहाँ वहां जा रहे थे। इंसानों से ज्यादा तादाद में उपस्थित रोबोट और ड्रॉइड्स भी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। इन अनेकों दौड़ते भागते एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने को बिम करते लोगों को आज नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो एक बहुत ही खतरनाक और जहरीले प्लान की बलि चढ़ने वाले थे। नडाल शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी ज़ोर प्लैनेट के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस डेल की थी। डेल ज़ोर का गवर्नर था और साथ ही मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। इसका मतलब वो ज़ोर प्लैनेट का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भी था और अजय सेना की उन टुकड़ियों का मुखिया भी, जो ज़ोर प्लैनेट की सुरक्षा हेतु नियुक्त थी। डेल अपने अति सुरक्षित ऑफिस में बैठा कुछ बहुत गहन चिंतन कर रहा था। उसके सम्मुख उपस्थित यंत्र कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में लगे थे और डेल बेसब्री से उन प्रश्नों के उत्तर का इंतजार कर रहा था, जो इन कैलकुलेशन के बाद सामने आएंगे। तभी डेल की असिस्टेंट भागते हुए डेल के कमरे में आ गई और बहुत ही चिंतित और विचलित स्वर में बोली, सर, इमरजेंसी है। डेल गुस्से में बोला, क्या हुआ? डेल को ऐसे डिस्टरबेंस बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। सर,
एक पैसेंजर स्पेसशिप शायद किसी टेक्निकल खराबी के कारण तेजी से नडाल शहर पर गिर रहा है। अभी वो नडाल शहर से 100 किलोमीटर ऊपर है। आप बोले तो लेजर अटैक करके शिप को खत्म कर देते हैं। ऐसे कैसे हुआ? हमारी स्पेसशिप ऐसे मॉल फंक्शन तो नहीं करते। डेल उस आर्टिफिशियल स्क्रीन से जिनमें वो घुसा हुआ था उससे बाहर निकलता हुआ बोला, सर वो पता लगाने का भी समय नहीं है। स्पेसशिप तेजी से नीचे गिर रहा है। यदि वो नडाल पर गिरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। असिस्टेंट बहुत ही घबराई हुई थी तथा उसकी चिंता साफ साफ उसके हाव भाव और चेहरे पर दिख रही थी। तो उस जगह को तुरंत खाली करवा लो और स्पेसशिप को गिरने दो, डेल ने बहुत ही सामान्य स्वर में उत्तर दिया। सर जगह खाली करवाने में समय लग जाएगा। हम स्पेसशिप को लेजर से ब्लास्ट कर देते हैं, डेल बोला। परंतु स्पेसशिप में यदि यात्री हुए तो तुम स्पेसशिप से कम्युनिकेशन स्थापित करके पता करो, असिस्टेंट बोली। सर स्पेसशिप से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि स्पेसशिप के रेडिएशन के कारण हमारा भी कम्युनिकेशन आपस में नहीं हो पा रहा है। कुछ यात्रियों के लिए नडाल को खतरे में क्यों डालना? यदि आपके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होते हुए नडाल को नुकसान हुआ तो ये आपकी छवि के लिए बहुत बुरा होगा। आप जोर से ही चुनाव जीतते हैं और नडाल के लोग ही आपके लिए वोट करते हैं। यदि नडाल को कुछ होता है तो इसका आपके चुनाव पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। डेल को आश्चर्य हो रहा था कि ये असिस्टेंट स्पेसशिप को लेजर से उड़ाने के लिए इतना क्यों इंसिस्ट कर रही है। डेल को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, परंतु क्या, उसको वो समझ नहीं आ रहा था। इतने सालों में कभी किसी भी पैसेंजर स्पेसशिप का फ्री फॉल किसी ने भी नहीं सुना या देखा था, और ये असिस्टेंट उस स्पेसशिप को लेजर से ब्लास्ट क्यों करवाना चाह रही है। डेल को थोड़ी हिचकिचाहट और चिंता हुई। तभी असिस्टेंट बहुत जोर से घबराहट भरे स्वर में बोली, सर स्पेसशिप अब केवल 10 किलोमीटर ही ऊपर रह गया है। अभी आदेश नहीं दिया तो वो स्पेसशिप नडाल के बीचों बीच गिरेगा और काफी नुकसान पहुंचाएगा। परंतु तुम स्पेसशिप को लेजर जाल में बांधकर दूर भी तो ले जा सकती हो, डेल ने प्रति प्रश्न किया। सर वो उपकरण और प्रशिक्षित टेक्नीशियंस अभी नडाल से बहुत दूर हैं। उन्हें आने में समय लगेगा। अभी सिर्फ हमारे पास अजय सैनिक और उनके घातक लेजर ब्लास्टर्स हैं। आप आदेश दीजिए, ये स्पेसशिप अब किसी भी समय नडाल पर गिर सकता है। डेल घबरा गया था और उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। सर मात्र 2 किलोमीटर पर है स्पेसशिप। असिस्टेंट पूरी तरह से पसीना पसीना हो रखी थी, जबकि डेल के यहाँ वातावरण नियंत्रित था। सर आदेश दें। डेल को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये असिस्टेंट उससे क्या करवा रही है, परंतु अब समय नहीं था। डेल ने आदेश दे दिया। असिस्टेंट ने डेल के आदेश को रिकॉर्ड कर लिया था। असिस्टेंट ने फौरन अजय सेना को हुक्म दिया कि डेल का आदेश था कि उस स्पेसशिप को जो नडाल पर गिर रहा था लेजर से उड़ा दो। अजय सेना ने तुरंत अनेकों फाइटर जेट से स्पेसशिप पर लेजर अटैक कर दिया। उन लोगों को तब पता नहीं था कि आइविश ने एक ऐसा न्यूक्लियर बम बना लिया था जो दिखने में स्पेसशिप जैसा दिखता था, परंतु वो लेजर किरणों को सोखकर बम को एक्टिवेट कर देता था। उस पर यदि लेजर से हमला किया जाए तो वो बम एक्टिवेट हो जाता था। लेजर किरणों ने स्पेसशिप के अंदर रखे न्यूक्लियर बम को एक्टिवेट कर दिया था। न्यूक्लियर बम को ब्लास्ट करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा चाहिए थी वो इन लेजर किरणों ने दे दी थी। स्पेसशिप ने एक बहुत बड़े न्यूक्लियर बम ब्लास्ट को अंजाम दे दिया था। नडाल शहर, जोर का सबसे प्रगतिशील शहर, देखते ही देखते खाक में बदल गया। डेल का आदेश बहुत महंगा पड़ा। यदि स्पेसशिप गिरता तो कुछ ही लोग मरते, परंतु स्पेसशिप रूपी न्यूक्लियर बम ने लेजर से एक्टिवेट होते ही तकरीबन पूरे शहर को ही समाप्त कर दिया था। बचे थे तो केवल वो सरकारी या व्यापारिक भवन जिनको अति सुरक्षित बनाया गया था, जैसे डेल का ऑफिस, अजय सेना के भवन आदि। अन्यथा एक भरा पूरा शहर
जो अभी तक अपनी जवानी की अंगड़ाइयां ले रहा था, अचानक से किसी मृत व्रत की तरह शांत हो गया था। उस न्यूक्लियर धमाके ने बहुत से लोगों को, रोबोट्स और ड्रॉइड्स को वेपोराइज कर दिया था। अत्यधिक मात्रा में रेडिएशन, और बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं चला कि कब उनकी ये लीला समाप्त हो गई। इतना बुरा और घिनौना कृत्य कोई बहुत पापी शैतान ही कर सकता था। इतने लोगों को एक साथ मार डालना, ये किसी इंसान के बस की बात तो थी ही नहीं। डेल पूरी तरह सदमे में चला गया। हालांकि उसके ऑफिस और घर को कुछ नहीं हुआ था, और जल्द ही उसके रोबोट उसे एंटी रेडिएशन सूट पहना देंगे, परंतु उसने बहुत ही बड़ी भूल, या यूं कहे पाप किया था। उसने लेजर ब्लास्टर का आदेश दे दिया और एक न्यूक्लियर बम को एक्टिवेट कर दिया था। डेल समझ गया था कि उसकी असिस्टेंट उस फ्रीमी टेररिस्ट से मिली हुई थी। वो असिस्टेंट उस दिन के बाद से ही गायब हो गई थी। फ्रीमी ने उसे मरवा दिया था। नडाल पर इस हमले ने पूरे जॉर साम्राज्य को हिला दिया था। मर्कल ने भी जब युद्ध किया था, तो भी जॉर प्लेनेट के किसी भी शहर पर इतनी तबाही नहीं मची थी। रॉल्फ का शासन बहुत बुरा चल रहा था, परंतु डेल का दिया हुआ आदेश सभी लोगों को अजीब सा लग रहा था। रॉल्फ भी क्या नडाल में ही रहता था? धर्मा ने विस्मय से पूछा। उसको रॉल्फ का ये कुकृत्य कि उसने अपने ही प्लेनेट पर न्यूक्लियर हमला करवाया काफी घृणित कृत्य लगा था। इस सूचना ने उसे बहुत ही बुरा सदमा दिया था। नहीं धर्मा, रॉल्फ और सुप्रीम कमांडर का प्रशासन जॉर के कैपिटल सिटी में रहते थे, परंतु नडाल जॉर ग्रह का ही नहीं, अपितु संपूर्ण जॉर साम्राज्य का सबसे ज्यादा प्रगतिशील शहर था। जॉर का गवर्नर और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस वहां पर रहते थे। फिर तो रॉल्फ ने बहुत ही तगड़ी चाल चली थी। तुम क्या सोच रहे हो धर्मा? तारा ने खुश होते हुए पूछा। बहुत ही अच्छा प्लान था रॉल्फ का। उसने न्यूक्लियर हमला उस शहर में करवाया जहां डेल था, जिससे पता चले कि डेल और उसका प्रशासन कितना ज्यादा कमजोर है। हाँ धर्मा, लोगों ने रॉल्फ से प्रश्न तो किए, परंतु डेल को भी किसी ने नहीं छोड़ा। उसने इतनी लापरवाही दिखाई थी। ना तो वो अपने शहर पर इतना घातक हमला बचा सका, और ना ही उसे ये ख्याल आया कि कोई पैसेंजर स्पेसशिप गिर रहा है और उससे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो काफी संभव है कि ये किसी टेररिस्ट की कार गुजरी हो। रॉल्फ ने अच्छा खेल खेला था, धर्मा ने कहा। उसने पहली बार रॉल्फ की तारीफ की थी। हालांकि वो इस बात से बहुत पीड़ित था कि कैसे कोई व्यक्ति अपने छोटे से निजी स्वार्थ के लिए इतना बुरा कदम उठा सकता था। तारा ने कहानी को आगे बढ़ाया। रॉल्फ ने गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग बुलाई, क्योंकि डेल पर एक्शन वो खुद अकेला नहीं ले सकता था। डेल गवर्निंग काउंसिल का मेंबर था और जॉर प्लैनेट से चुनाव जीता था। मीटिंग में सभी 409 प्लैनेट्स के गवर्नर मौजूद थे, और ये घटना बहुत ही गंभीर थी। कुछ ही दिनों में गवर्निंग काउंसिल की ये दूसरी मीटिंग थी, और सभी लोगों में इतना गुस्सा और रोष था कि इस मीटिंग में कोई बहुत ही बड़ा निर्णय होने वाला था। शिनी मनी मन बहुत खुश थी। रॉल्फ और डेल दोनों के खिलाफ एक अलग ही माहौल बन गया था। हालांकि उसे पता था कि फ्रीमी ने नडाल शहर को चुना, ना कि कैपिटल सिटी को, जो शिनी के खुद के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। उसको लगा था कि वो टेररिस्ट फ्रीमी कैपिटल सिटी को टारगेट करेगा, ताकि रॉल्फ को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके, परंतु फ्रीमी नडाल शहर को नक्शे से ही साफ कर देगा, ये शिनी को नहीं पता था। मीटिंग में सबसे पहले शिनी ने अपना मत रखा। वो बेहद गुस्से में तमतमाई हुई बोली, तो क्या ये है रॉल्फ का एडमिनिस्ट्रेशन? एक टेररिस्ट फ्रीमी की इतनी हिम्मत कि उसने जॉर के नडाल शहर को न्यूक्लियर बम से उड़ा दिया। रॉल्फ क्या कर रहा है? रॉल्फ को इतनी ऊंची आवाज पसंद नहीं आई। वो चिल्लाया, शिनी, तुम्हें कैसे पता कि ये फ्रीमी ने किया है? शिनी थोड़ा सपका गई। उसे नहीं पता था कि रॉल्फ उसकी इतनी छोटी गलती पकड़ लेगा।
वो थोड़ा संभली और बोली, तो और कौन कर सकता है? हम भूले नहीं हैं कि फ्रीमी ने किस बहरे से नाडूस की अजय सेना के कमांडर को मारा था। रॉल को समझ आ गया था कि शिनी बैकफुट पर चली गई है। उसने आगे कहा, पर इस हमले की गलती तो हमारी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस डेल की है। उसने लेजर ब्लास्टर का आदेश दिया, जो सरासर गलत है। यदि वो वास्तव में कोई स्पेसशिप भी था, तो भी प्रोटोकॉल के हिसाब से उस स्पेसशिप को फाइटर जेट के जरिए दूर ले जाना चाहिए था। डेल को पता था कि उसके खिलाफ एक अलग सा माहौल बन गया है। वो लोगों के रोष का कारण था और उनका टारगेट भी। उसकी असिस्टेंट ने उसे बुरी तरह फंसा दिया था। डेल ने अपनी सफाई में बोला, मेरे पास समय नहीं था। स्पेसशिप तेजी से नडाल पर गिर रहा था। रॉल्फ गुर्राया और बोला, तो भी ये तुम्हारी विफलता है। तुम्हें समय रहते एक्शन लेना चाहिए था। तुम्हारे लोग इतने निकम्मे हैं कि उनको तब तक कोई भनक ही नहीं लगी जब तक कि स्पेसशिप नडाल के ऊपर तक आ गया था। डेल बोलना चाहता था कि कम्युनिकेशन फेल हो गया था। हो सकता है फ्रीमैन उसके असिस्टेंट को पैसे दिए हों या दबाव बनाया हो, परंतु डेल जानता था कि गवर्निंग काउंसिल में कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। शिनी ने डेल के बचाव में आने की कोशिश की, क्योंकि वो चाहती थी कि लोगों का फोकस डेल से हटकर रॉल्फ पर जाए। शिनी बोली, मैं भी मानती हूं कि ये डेल की गलती है, परंतु ये सुप्रीम कमांडर की भी गलती है। नाडूस में हंगामा, ज़ोर पर हमला, इन सब की जिम्मेदारी सुप्रीम कमांडर को भी लेनी पड़ेगी। रॉल्फ एक शातिर खिलाड़ी था और उसने अपनी चाल बहुत शातिराना ढंग से चली थी। उसने शिनी को देखकर बोला, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। मुझे सिर्फ 2 वर्ष की मोहलत दे दीजिए। मैं पता लगाता हूं कि क्या टेररिस्ट फ्रीमी ही इसके पीछे है, और है तो कौन है ये फ्रीमी टेररिस्ट, और कैसे बिना डरे फ्रीमी इतना बड़ा कदम उठा सकता है। कौन उसे फंड दे रहा है। यदि मैंने पता नहीं लगाया तो मैं अपना त्यागपत्र दे दूंगा। रॉल्फ ने अपने त्यागपत्र देने की बात कहकर गेम पलट दिया था। जहां एक और डेल अपने आप को डिफेंड करता दिख रहा था, जबकि गलती पूरी तरह से उसकी थी। उसके ही शहर पर उसकी ही लापरवाह आदेश के चलते हमला हुआ था। वहीं दूसरी ओर रॉल्फ पूरी तरह से जिम्मेदारी ले रहा था। गवर्निंग काउंसिल के ज्यादातर लोगों को रॉल्फ का प्रस्ताव पसंद आया कि सुप्रीम कमांडर को 2 वर्ष का समय देना चाहिए। यदि 2 वर्षों में फ्रीमी को नहीं पकड़ा जाता तो रॉल्फ का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाएगा। गवर्निंग काउंसिल ने सहमति से बोला, हाँ, ये पूरी विफलता तो डेल की है, परंतु रॉल्फ भी इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रीमी टेररिस्ट अब बहुत ज्यादा स्वतंत्र हो गया है। गवर्निंग काउंसिल ने फैसला किया और डेल के गवर्नर एंड मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ज़ोर के पद से निकाल दिया था। डेल को अब दोबारा चुनाव जीतना पड़ेगा। डेल की छोटी सी लापरवाही बहुत महंगी पड़ी थी। गवर्निंग काउंसिल ने रॉल्फ से भी त्यागपत्र ले लिया था और रॉल्फ को ये कहा गया था कि 2 वर्ष तक ये त्यागपत्र अमल में नहीं लाया जाएगा। परंतु यदि रॉल्फ ने फ्रीमी का पता नहीं लगाया या फिर कौन उसे फंड कर रहा है, तो रॉल्फ के त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया जाएगा। रॉल्फ को अगले 2 साल में फ्रीमी को या तो पकड़ना होगा या फिर खत्म करना होगा। ज़ोर पर हमले ने गवर्निंग काउंसिल को हिला दिया था।